आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का तेजस फाइटर जेट लंबे समय से सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि भारत की एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस का एक सिंबल रहा है। लेकिन एक समय ऐसा था जब तेजस के कई क्रिटिकल सिस्टम के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अमेरिकन इंजन हो गए, इजरायली रेडार हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो गए, रशियन कैनन हो गई, ब्रिटिश रेडोम और इजेक्शन शीट हो गई। यानी कि एयरक्राफ्ट भारत में बना था, लेकिन उसके कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिस्से विदेशी थे। लेकिन अब ये तस्वीर तेजी से बदल रही है। भारत एक एक करके इन विदेशी डिपेंडेंसीज को इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आखिर तेजस मार्क 1 अल्फा में अब तक क्या क्या स्वदेशी हुआ है और सबसे बड़ी चुनौती अभी कौन सी बची है? आइए पूरी कहानी को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं ताकि चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, जब तेजस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तब एयरक्राफ्ट में 5 प्रमुख फॉरेन ओरिजिन सिस्टम का इस्तेमाल होता था। सबसे पहला था जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन जो अमेरिका से आता था। इसके अलावा रशियन ओरिजिन की 23 की ट्विन बैरल कैनन, इजरायली ओरिजिन का मल्टी मोड रेडार, सेल प्रोटेक्शन जैमर और ASPJ सिस्टम का इस्तेमाल होता था। वही ब्रिटिश ओरिजिन रेडोम और मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट भी एयरक्राफ्ट का हिस्सा थी। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि तेजस स्वदेशी एयरक्राफ्ट नहीं था। तेजस का डिज़ाइन, डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन भारत में हुआ था, लेकिन क्रिटिकल इंपोर्टेड कंपोनेंट्स की वजह से प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में फॉरेन डिपेंडेंसीज बनी हुई थी। और डिफेंस सेक्टर में यही डिपेंडेंसी कई बार बड़ी समस्या का कारण बनती है। अब यहाँ पर पहला बड़ा बदलाव जो हमें देखने को मिला है भारत में, वह है इंडिजिनस रेडोम का। अब इसी डिपेंडेंसी लिस्ट में भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। DRDO के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर्स यानी कि RNDE इंजीनियर्स पुणे ने तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए इंडिजिनस रेडोम विकसित किया है। रेडोम एयरक्राफ्ट के नोज में लगा वो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो रेडार को बाहरी वातावरण से बचाता है, लेकिन रेडार सिग्नल को गुजरने देता है। यानी इसकी इंजीनियरिंग काफ़ी सेंसिटिव होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिजिनस रेडोम स्ट्रक्चर मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्लियर कर चुका है और अब फाइनल फ्लाइट ट्रायल के चरण में है। इसमें एडवांस कंपोजिट कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें क्वार्ट्ज फाइबर और साइनेट एस्टर रेजिन जैसी टेक्नोलॉजी शामिल है। अगर फाइनल ट्रायल सफल रहते हैं तो फिर तेजस की ब्रिटिश ओरिजिन रेडोम डिपेंडेंसी खत्म हो सकती है और यही भारत के इंडिजिनस तेजस की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अब बारी है उसके बाद उत्तम एसा रेडार की। तेजस की सबसे महत्वपूर्ण डिपेंडेंसीज में एक थी उसका फॉरेन ओरिजिन का रेडार। आप सबको पता है कि तेजस में जो रेडार यूज़ किया जाता है वो इजरायली ओरिजिन का है और अब इसे रिप्लेस करने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तम एसा रेडार डेवलप किया है। उत्तम रेडार को भारतीय वायुसेना के फ्यूचर फाइटर फ्लीट के लिए एक महत्वपूर्ण इंडिजिनस सेंसर माना जा रहा है। इसके लिए अगर हम किसी कदम को बात करें उठाने की, तो बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और अब सिर्फ रेडार डेवलप करने की बात नहीं है, इसकी डोमेस्टिक सप्लाई चेन को भी तेज़ी से मजबूत किया जा रहा है। HAL ने हैदराबाद स्थित अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स को लगभग 2,205 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसके तहत उत्तम रेडार प्रोग्राम के लिए 122 एक्टिव एंटीना एरे यूनिट्स और 121 इंटरफेस फ्रेम्स की सप्लाई की जानी है। और सबसे खास बात यह है कि उत्तम रेडार को लगभग 95% इंडिजिनस बताया गया है। यानी अब फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने पर नहीं है, बल्कि उसे एक बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करने की क्षमता तैयार करने पर भी है। और यही किसी डिफेंस टेक्नोलॉजी की असली परीक्षा होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी आत्मनिर्भरता है। तेजस में इस्तेमाल होने वाला इजरायली ओरिजिन ASPJ यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी फॉरेन डिपेंडेंसी का हिस्सा नहीं है। भारत इसे अब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करने पर काम कर रहा है। इंडिजिनस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर का डेवलपमेंट जारी है और अगर यह सिस्टम ऑपरेशनल मैच्योरिटी हासिल करता है तो तेजस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी में भी जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। एनिमी रेडार को डिटेक्ट करना, थ्रेट को आइडेंटिफाई करना और एयरक्राफ्ट को हॉस्टाइल रेडार गाइडेड वेपन से बचाने में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का मतलब सिर्फ एक इंपोर्टेड कंपोनेंट को रिप्लेस करना नहीं होता है। ये भारत के ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती अभी भी इंजन है। जी हाँ, आज भी तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन सबसे महत्वपूर्ण फॉरेन डिपेंडेंसी है और हाल ही के समय में F404 इंजन डिलीवरीज में डिलेज ने तेजस प्रोडक्शन को प्रभावित किया है।
कुछ कंप्लीटेड एयरफ्रेम इंजन्स की उपलब्धता का इंतजार कर रहे हैं। और ये घटना दिखाती है कि एयरक्राफ्ट का बाकी हिस्सा कितना भी इंडिजिनस क्यों ना हो, अगर एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है सप्लाई अगर उसकी रुक जाती है तो फिर पूरी प्रोडक्शन लाइन उससे प्रभावित हो सकती है। भारत ने इंडिजिनस कावेरी इंजन के जरिए इस समस्या को हल करने की कोशिश पहले भी की थी, लेकिन ओरिजिनल कावेरी इंजन टेस्ट के मुताबिक जो थ्रस्ट है वो दे नहीं पाया। ये यूँ कह लें जितना डिजायर थ्रस्ट तेजस के लिए चाहिए था हमें उससे प्राप्त नहीं हुआ, और इसी वजह से तेजस प्रोग्राम से उसे अलग कर दिया गया था। हालांकि कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। अब इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट को नया अप्रोच के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है और कावेरी 2.0 को लगभग 90 किलोटन थ्रस्ट क्लास के साथ इंजन के रूप में जो है एक बेहतर विकल्प देखा जा रहा है। यानी कि कावेरी 2.0 से उम्मीदें हैं कि वो F404 की जो मोनोपोली चल रही है उसको वो ख़त्म करेगा। और भविष्य में तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए जब मिड लाइफ अपग्रेड प्लान किया जाएगा तो अगर भगवान की दया से सब कुछ सही रहा तो फिर हमें जो इंजन रिप्लेसमेंट है वो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी ज़रूरी है, ये कोई इमीडिएट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं है। इस तरह के फाइटर इंजन को डेवलप, टेस्ट, सर्टिफाई और ऑपरेशनलाइज करने में कई साल लगते हैं। इसीलिए इसका रियलिस्टिक टाइम फ्रेम 2030 के मध्य से अंत तक माना जा रहा है। तो क्या तेजस पूरी तरीके से इंडिजिनस हो रहा है? इसका जवाब है धीरे धीरे हाँ, लेकिन इसे एकदम से ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन समझना गलत होगा। तेजस का इंडिजनाइजेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और आज रेडोम के क्षेत्र में बड़ी प्रोग्रेस है। उत्तम मेसा रडार की सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम डेवलपमेंट में है और इंजन के लिए लॉन्ग टर्म इंडिजिनस सोल्यूशन पर काम जारी है। यानी भारत अब सिर्फ जो है फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बना रहा है, भारत उसके क्रिटिकल सबसिस्टम की टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पर भी कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी सीख यही है जो हमें तेजस प्रोग्राम से आज तक देखने को मिली है कि डिफेंस रिलायंस या डिफेंस सेल्फ रिलायंस का मतलब सिर्फ एयरक्राफ्ट को देश में असेंबल करना नहीं होता है, बल्कि असली आत्मनिर्भरता तब आती है जब एयरक्राफ्ट के इंजन, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सेंसर और दूसरे क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए डोमेस्टिक इकोसिस्टम मौजूद हो। क्योंकि हर सिंगल फॉरेन कंपोनेंट की सप्लाई रुकने पर पूरी प्रोडक्शन लाइन प्रभावित हो सकती है और ये प्रोग्राम में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। तेजस प्रोग्राम में यही चैलेंजेस भारत ने देखे हैं, लेकिन अब डायरेक्शन साफ दिखाई दे रही है। फॉरेन डिपेंडेंसी धीरे धीरे इंडिजिनस इकोसिस्टम की ओर बढ़ रही है और अगर आने वाले वर्षों में इंडिजिनस जैमर और सबसे महत्वपूर्ण इंडिजिनस इंजन सफल हो जाते हैं तो फिर तेजस के लिए ये सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम नहीं रहेगा, बल्कि तेजस प्रोग्राम भारत के लिए आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक भी बन सकता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से तेजस में सबसे पहले किस सिस्टम को पूरी तरीके से इंडिजिनस होना चाहिए था? इंजन हो गया, रेडार हो गया या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब में वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।